प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। एक नंबर प्रॉपर्टी, पी का मतलब है प्रॉपर्टी एक नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? आइए, एक नंबर क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है ना? कब? जब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, यही कह रहा है वन नंबर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बताए हुए यहां पे देखिए, ये डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया यहाँ पे? ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज कर दिए। देख रहे हैं, ये रो है, इसको कॉलम में बदल दिए, फिर ये रो है, फिर इसे कॉलम में बदल दिए। ठीक है, इसका जो मान निकालिएगा और इसका जो मान निकालिएगा, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों का वैल्यू सेम होगा। हमेशा आप निकाल के चेक करिएगा तो आएगा। आपको निकालने का तरीका हम सिखाए हुए हैं। ठीक है ना, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, आइए, दो नंबर प्रॉपर्टी, P2 का मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक ना, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया है ये प्रॉपर्टी। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सवाल को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिए। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, बोला गया है एक डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो और दो कॉलम को जब इंटरचेंज करेंगे, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। ठीक ना, बट लेकिन इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम। वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट लिए हैं, हम क्या किए? R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिए। इसको इंटरचेंज पढ़ते हैं। ठीक है ना, R1 R2 को आपस में क्या किए? इंटरचेंज कर दिए। यानी ये R1 है और इसे हम R2 बोलते हैं और इसे हम R3 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किए हैं जी? R1 R2 को इंटरचेंज किए हैं। देखिए, R1 की जगह पे R2 चला गया, 2 3 4, ये R1 की जगह चला गया, इसमें R2 में था। ठीक है ना, और ये जो R1 था ये R2 की जगह चला गया। ओके, और इसका साइन जो होगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। अगर सपोज करिए कि इसका मान 10 आता है तो इसका मान भी 10 आएगा, बट माइनस रहेगा, -10। समझ रहे हैं ना? वैल्यू सेम होगा बट क्या होगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे। अभी इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों। अब हम लोग 3 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ओके, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है समान, एक समान होना चाहिए। ठीक है, बोला गया है एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर समान हो जाएगा, यानी एक समान हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट दिया गया है। देखिए यहां पे ये जो R1 है, ये R2 है, R3 है, तो R1 और R3 बराबर है। दिख रहा है ना, बराबर, एक समान है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना, ये तो आप एक्सपेंड करिए और एक्सपेंड करके निकालिए तो 0 ही आएगा। आप देख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी लगाया इसलिए 0, और प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे सीधे एक्सपेंड करेंगे तब भी क्या आएगा? 0। लेकिन प्रॉपर्टी लगा देने पे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k
एक डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट कांस्टेंट के के द्वारा अगर मल्टीप्लाई होगा, के कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट बोले तो कुछ भी होगा, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। जो उसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, के का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, देखिए यहां पे लिखे हुए हैं, यही है एक डिटर्मिनेंट, और इसके R1 की प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, इसको जब सोल्व करिएगा, ठीक है ना, जितना वैल्यू आएगा, जितना इसका मान आएगा, ठीक है, और इसको जब सोल्व करिएगा उसमें के से मल्टीप्लाई करिएगा, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इस R1 के जो प्रत्येक एलिमेंट में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, कांस्टेंट के को R1 से बाहर निकाल लिए, देख रहे हैं, इनटू है, इनटू बाहर निकाल लिए, और ये बच गया मेरा डिटर्मिनेंट। इसे सॉल्व करके के से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर प्रॉपर्टी। 5 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे तो इंपॉर्टेंट तो सभी है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0। समझ रहे मेरी बात को, एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं R1 है या R2 R3, तो R1 का सभी एलिमेंट 0 है, हमने यहाँ लिखा है R1 कंसिस्ट्स ऑफ ऑल 0, यानी R1 प्रदर्शित करता है सभी एलिमेंट का, R1 का जो सभी एलिमेंट है किसको प्रदर्शित करता है, 0 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो R1 का सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए हमने क्या लिखा, इसका जो वैल्यू 0 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा जी, इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, ये काम एक और एग्जांपल ये कर सकते हैं, जैसे कि 0 0 0 1 2 3 4 5 6। यहां पे देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि R1 ही 0 होगा, R2 का सभी एलिमेंट 0 हो सकता है, R3 का सभी एलिमेंट 0 हो सकता है। ओके, समझ रहे हैं ना, तब भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, अब यहां पे हमने लिया C1, इसको बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं, तो C1 का सभी एलिमेंट 0 है यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि C1 का सभी एलिमेंट 0 हो, C2 का भी सभी एलिमेंट 0 हो सकता है, C3 का भी सभी एलिमेंट 0 हो सकता है। यानी मतलब जिस भी कॉलम या जिस भी रो का सभी एलिमेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। देखिए फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे ये जो C1 है ना, C1 का सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए इसका वैल्यू 0 आएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 0। ठीक है, ये 0 C2 में हो जाता, नहीं C2 का सभी एलिमेंट 0 होता, तब भी क्या होगा, 0 होगा। C3 का सभी एलिमेंट 0 हो जाता, तब भी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको लिख लीजिए अच्छे से, उम्मीद करें आपको समझ में आया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 5 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं, इसके बाद पढ़ेंगे 6। ठीक है, ओके, लिख लीजिए इसको अच्छे से लिखिए आप। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान दीजिएगा इधर, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। इफ मैट्रिक्स A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ओके, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या पढ़ते हैं जी इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A पढ़ते हैं। समझ रहे मेरी बात को, ये जो है ना डायगोनल का एलिमेंट है। ओके, तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट A का वैल्यू होता है। ठीक है, एग्जांपल ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है
इसका जो डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं, मेन डायगोनल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। ये डायगोनल के एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वही मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन है जी डायगोनल का एलिमेंट, 2 3 4, तो 2 3 4 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 24 आएगा। ओके, कितना आएगा जी 24 आएगा। ओके, चलिए हम बात करेंगे 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए n क्रॉस इन ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड k इज ए स्केलर, k क्या है जी, एक स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, देन k a का डिटर्मिनेंट, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या लिखेंगे k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, ध्यान दीजिए, या इस तरह से लिखे या ऐसे लिखे, देख रहे हैं ना, ये फॉर्म समझ रहे हैं ना, इसको ही पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ते हैं जी, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इसका जो वैल्यू है 2 है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना है 2 है। हमें मान निकालना है 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का हमको मान निकालना है, ठीक है। ये जो हो गया ये n हो गया, ठीक है। ये जो हो गया ये आपका k हो गया, फॉर्मूला पढ़े है ना, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो k यानी 3 के पावर 3, 3 के पावर n, तो समझ रहे हैं ना, k 3 है तो 3 के पावर n, तो n भी तो दिया है ना 3, तो 3 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 27 होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, बोलिए ना जी 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे 8 नंबर प्रॉपर्टी, 8 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए इसको अच्छे से बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर प्रॉपर्टी। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर, आइए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। समझ रहे मेरी बात को, एक डिटर्मिनेंट है, इसके एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में, समझ रहे हैं, एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में 2 या 2 से अधिक टर्म का सम दिखाई दे, 2 या 2 से अधिक टर्म का सम दिखाई दे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे ये डिटर्मिनेंट हो गया ना, और ये R1 हो गया, देख रहे हैं ना, ये R1 R2 R3, तो R1 का प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट जो है ना R1 का 2 टर्म का सम दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना, तब द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को यानी इसको व्यक्त कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, यानी 2 का सम है, इसलिए 2 में, इसीलिए क्या किए 2 पार्ट में इसको अलग अलग किए हैं, 3 रहा था तो और करते, लेकिन 2 टर्म का सम है, इसीलिए क्या होगा 2 डिटर्मिनेंट का सम में क्या होगा व्यक्त हो जाएगा। ओके, ये भी एक डिटर्मिनेंट है और ये भी एक डिटर्मिनेंट है, इसके सम में क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जब कोई भी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं या तो एक नंबर के द्वारा या एक्सप्रेशन के द्वारा, एंड इज देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम एनी अदर रो, दूसरी रो और कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने ये लिखा है
कैसे लिखा है जी, R1 टेंड्स R1। अगर यहाँ R1 को लिखें यानी R1 को लिखेंगे तो यहाँ भी R1 देंगे। ये गलती मत करिएगा कि यहाँ R1 यहाँ R2, गलत हो जाएगा वह, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि नहीं समझे। R1 यानी हम किस में लिखे हैं, R1 में लिखे हैं, तो हम लिखेंगे जिसमें वह लिखेंगे पहले R1 टेंड्स R1 प्लस, हमने सब में ऐड किया इसलिए प्लस लिखा। आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा। के या तो कोई नंबर है या एक्सप्रेशन है, R2 ये दूसरा रो या दूसरा कॉलम हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह से हम R1 में किए ये काम, आप उसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं, या बोले तो R2 में भी कर सकते हैं, R3 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू आसानी से निकल जाए, ठीक है ना, वही ऑपरेशन लगाइएगा। समझ रहे मेरे बात को। या R1 में किए, हम C1 में भी कर सकते हैं, C1 में भी लिख सकते हैं, C2 में भी लिख सकते हैं और C3 में भी लिख सकते हैं चाहे तो। बोले हैं ना यहाँ पे कोई भी रो या कोई कॉलम हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है कि R1 को लिख रहे हैं तो यहाँ R1 और यहाँ कॉलम दे दीजिएगा C1, C2, C3। ये गलती नहीं, ये जब भी लिखाएगा तो प्रॉपर R1 में ही, यानी R1 का ही काम कर रहे हैं तो यहाँ R1, यहाँ भी R1, और जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी नंबर होगा, उसी दूसरे रो में, समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। जब कॉलम की बात आएगा, ये कॉलम है, मान लीजिए कि ये कॉलम की बात है, तो कॉलम फिर टेंस टू कॉलम प्लस माइनस, फिर एक्सप्रेशन या कांस्टेंट मल्टीप्लाई कॉलम। ओके, समझ रहे हैं ना। तो ये गलती नहीं करिएगा, ये सारा चीज़ हम जो अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन बनाने में, तो वहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जब मान निकालिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट का जब आप मान निकालिएगा बाबू, इसका जब मान निकालिएगा और इसका मान निकालिएगा, दोनों का मान सेम आएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे उसमें आपको बता देंगे कि वैल्यू कैसे दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए। अब आप लोग लिख लीजिए, अब हम बताएंगे इसके बाद 10 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, लिखिए इसको अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, 10 नंबर प्रॉपर्टी, ये P का मतलब होता है प्रॉपर्टी 10, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट विथ द कोफैक्टर्स ऑफ द corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज, क्या होगा जी, 0, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे इफ ए डिटर्मिनेंट है, समझ रहे हैं ना, देन इसका जब मान निकालेंगे ना, कैसे निकालते हो, देखिए आप क्या करो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट ले लो, ठीक है, और दूसरे रो और दूसरे कॉलम का कोफैक्टर ले लो। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए, तो हमने क्या किया, R1 का एलिमेंट ले लिया, इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं। तो R1 का एलिमेंट ले लिए और R3 का कोफैक्टर ले लिए, ठीक है ना। R1 का एलिमेंट R3 का कोफैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, यानी इसको, ये जो एलिमेंट है ये और इसका कोफैक्टर से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। फिर इस ये एलिमेंट R1 का एलिमेंट लिए हैं और इसका कोफैक्टर लिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये एलिमेंट लिए हैं और इसका कोफैक्टर लिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। और सबको जब जोड़ेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट को कोफैक्टर से, उसके बाद जब जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। वैल्यू कितना आएगा जी, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, नहीं बाकी सब में ऐसा ही होगा। जैसे हम अगर R2 का एलिमेंट लेते हैं,
R2 जो है इसका जो एलिमेंट लेते हैं और R1 का कोफैक्टर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। वैल्यू कितना आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे हम रो लिए हैं ना वैसे आप कॉलम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग 11 नंबर की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है इसको भी ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट with the cofactors of the corresponding elements of the same row or column is equal to determinant। ठीक है ना। if ये एक डिटर्मिनेंट्स है देन इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं। ठीक है, कैसे हुआ है बताते हैं। कहा गया है कि आप कोई रो या कोई कॉलम का एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, और उसी रो जो रो का आप एलिमेंट लिए हो उसी का कोफैक्टर लो, ठीक है ना, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम R1 का एलिमेंट लिए और इसी का कोफैक्टर लिए हैं, देखो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किए और जोड़े यानी ऐड किए सबको तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का निकल जाएगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से बाकी का भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ये R1 का एलिमेंट लिए, आप चाहो तो R2 का भी एलिमेंट ले सकते हो और R2 का ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आएगा। फिर आप देखो R3 ले सकते हो, आप चाहो तो C1 लोगे, C1 का एलिमेंट ले लो और C1 का ही कोफैक्टर निकालो और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का ही मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया ना। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखिए इसको अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान देते हैं कि 12 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ओके, आइए अब नोट का पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। ये जो नोट का पॉइंट है ना इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बराबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1, यानी मैक्सिमम ऑपरेशन कितना लगा सकते हैं डिटर्मिनेंट में, तो जितना डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा उससे एक कम लगाइएगा ऑपरेशन। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। हाँ, आइए इसको हम बताएंगे, जब हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें इस ऑपरेशन के यूज करेंगे, तो पहले समझाएंगे कैसे हम जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम लगाते हैं ऑपरेशन। ठीक है, आइए अब हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ द रो और कॉलम विच इज चेंज्ड बाय multiplied a non-zero number, then the determinant will be divided by that number। कहने का मतलब है कि नॉन जीरो नंबर यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर है, यानी कोई भी नंबर है किसी रो या किसी कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से उसके रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से क्या करना है, उसमें डिवाइड करना है। समझ रहे मेरी बात को, कि अगर किसी नंबर से किसी रो या कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, उसी नंबर से डिटर्मिनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, जितना प्रॉपर्टी बताए हैं डिटर्मिनेंट का उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर्टी, कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय प्रॉपर्टी का बहुत यूज पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ओके।